राज कहीनी एक बांग्ला एपिक ड्रामा है। ये कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान खींची जा रही रेड क्लिफ लाइन के समय पैदा पूरे बिगाड़ और ड्रामे की है। कैसे भारत सरकार सीमांकन के दौरान एक वैश्यालय को दो अलग अलग भागों में बांटना चाहती है, जो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के अफसर के लिए सरदर्द का कारण बन जाता है। आखिर में वे इस समस्या से निपटने का जो तरीका अपनाते हैं, सबके जहन में एक सिरहन पैदा कर देती है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगस्त 1947 ब्रिटिश सरकार भारत को उसकी स्वायत्तता सौंपने से पहले इसे दो हिस्सों में बांटना चाहती है। एक हिस्सा हिंदुस्तान होगा और दूसरा हिस्सा, जो मुस्लिम बहुल है, उसे पाकिस्तान कहा जाएगा। पंजाब के साथ साथ बंगाल भी दो हिस्सों में टूट रहा है। पूर्वी बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाएगा, जबकि पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान के हिस्से में होगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमांकन का काम सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ के जिम्मे है। सर रेडक्लिफ कभी भी भारत नहीं आया था और न ही उसे भारत के अलग अलग धर्म और उसके अंदर गढ़ी गई जटिलताओं के बारे में कोई वास्तविक जानकारी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि रेडक्लिफ के बंटवारे के बाद पंजाब में भयंकर अफरा तफरी मच गई। हिंदू पाकिस्तान के पंजाब से भारत आने लगे और भारत के पंजाब में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान के पंजाब की तरफ भागने लगे। बंटवारे में लोग इंसान से जानवर बन गए। दोनों तरफ मेजोरिटी माइनॉरिटी को मारने लगी। उनकी संपत्ति पर कब्जा होने लगा। गर्भवती महिलाओं से लेकर बच्चियों तक का रेप कर दिया गया। दंगे में दोनों तरफ के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी हैवानियत दिखाई। इसलिए जब बंगाल को बांटने का काम शुरू हुआ, भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों ने अतिरिक्त सावधानी बरती और बंगाल के बॉर्डर की फेंसिंग से पहले लोगों को समझा बुझाकर और प्रायर नोटिस देकर विस्थापित करने का काम शुरू किया। इसी बंटवारे के झमेले में एक कोटेजन बेगम जान का कोठा फंस गया, जो दो जिले देवीगंज और हल्दीबारी के ठीक बीच में था। पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से एक अफसर मोहम्मद इलियास और भारत की तरफ से मिस्टर प्रफुल्ल मोहन सेन को फेंसिंग देखने का काम सौंपा गया। जब अफसरों को पता चला कि सर रेडक्लिफ के हिसाब से जहां बॉर्डर खींची जानी है, वहां बीचों बीच एक कोठा आ रहा है, तो दोनों तरफ के प्रतिनिधियों ने निर्णय लिया कि फेंसिंग से पहले इस कोठे को खाली कराया जाएगा और इसे तोड़कर यहाँ एक चौकी बनाई जाएगी। नए अफसरों को पता नहीं है कि बेगम जान क्या चीज है, वहां जाने पर उन्हें क्या क्या झेलना पड़ेगा। वे स्थानीय दरोगा की मदद से बेगम जान के कोठे में नोटिस देने जाते हैं, पर दरोगा थोड़ा घबराया सा लगता है। वे पूछते हैं कि आखिर किस बात का डर है, आखिर वो एक कोठा ही तो है। दरोगा उन्हें बतलाता है कि कई रसूख वाले लोग इस कोठे को विजिट करते हैं, उस पर नवाबों की विशेष कृपा है। जब अधिकारी दल बल के साथ वहां पहुंचते हैं तो शुरू में बेगम जान को समझ में नहीं आता है कि वे किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। कहीं वे यौन रोग की जांच के लिए तो फिर से नहीं पहुंचे हैं, या फिर पिछली बार की तरह दरोगा मुख्तखोर अफसरों को यहाँ लेकर आया है। जब ईस्ट पाकिस्तान का इंचार्ज मिस्टर इलियास कहता है कि वे यहाँ पार्टीशन के लिए फेंसिंग करने आए हैं, उसके कोठे के बीच से एक फेंस गुजरेगी जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर होगा। इसी जगह पर पुलिस चौकी भी बनाई जाएगी, इसलिए 1 महीने के अंदर उन्हें कोठा खाली करना होगा। अब कोठे का आधा हिस्सा पाकिस्तान का और आधा हिस्सा हिंदुस्तान का होगा। इलियास की बचकानी बातें सुनकर एक बार तो बेगम जान को हंसी आ जाती है। तब हिंदुस्तान का प्रतिनिधि प्रफुल्ल सेन कहता है कि सीधे सीधे उन्हें बात मान लेनी चाहिए। अगले महीने से वे किसी भी हाल में तार लगाने का काम शुरू कर देंगे। उनके लिए अच्छा होगा कि हिंदू मुस्लिम दंगा शुरू होने से पहले वे यहाँ से चले जाएं। वैसे भी वे एक हिंदू और मुस्लिम बहुल जिलों के बीच में हैं। ये एक सीरियस मैटर है। सरकारी नोटिस की नाफरमानी का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। उनकी बातें सुनकर बेगम जान तमतमा उठती है। वो कहती है कि उसे हिंदुस्तान या पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। वो देश होंगे तुम्हारे, आज़ादी तुम्हें मिली होगी, लेकिन उसके लिए तो ये कोठा ही उसका घर और उसका देश दोनों है। इसलिए अगर वे तुरंत इस कोठे से नहीं निकले तो वो उनके शरीर का पार्टीशन कर देगी। वहाँ माहौल मरने मारने की हो जाती है। मजबूरन अधिकारियों को वहाँ से निकलना पड़ता है। उनके जाने के बाद एक मास्टर वहाँ आता है, जो अक्सर कोठे में आया जाया करता था, कभी आज़ादी के ऐलान का जश्न मनाने तो कभी उन्हें उपहार देने। ऊपर से वो एक अच्छा आदमी जान पड़ता है, जो महिलाओं की बदहाली पर दया का भाव रखता है। मास्टर पढ़ा लिखा है और सरकारी कागजों की जानकारी रखता है। वो बेगम जान को इस मैटर की गंभीरता के बारे में समझाता है।
भले ही उसे आज़ादी चाहिए या नहीं चाहिए ये अलग बात है, पर उसे सरकार के आदेश का पालन करना ही होगा। ये मामला बड़ा ही जटिल है। बेगम जान को समझ में आता है कि ये मास्टर जैसे आदमी के बस के बाहर की बात है, इसलिए इस मामले को हल करने के लिए उसे किसी ऊंचे पहुंच वाले आदमी से मदद मांगनी होगी। रंगपुर नाम की जगह का नवाब बेगम जान का करीबी है। उन अफसरों के जाने के कुछ दिनों बाद से ही वे कोठे के बाहर देख सकते हैं कि अगल बगल के हिंदू और मुसलमान एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना शुरू कर चुके हैं। सभी को पार्टीशन के बाद दंगे का डर सता रहा है। इधर बेगम जान का संदेश मिलने पर नवाब खुद वहां पहुंचता है। यहाँ पहुंचने पर वो बेगम जान को दिलासा देता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कुछ दिनों में दिल्ली जा रहा है, वो निश्चिंत रहे, उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसकी दिलासा के बदले बेगम जान उसके लिए कोठे की सबसे खूबसूरत और जवान लड़की तैयार करती है। इधर दूसरी तरफ फेंसिंग का काम शुरू हो चुका है। तार बिछाने का काम कोठे की दीवार तक पहुंच चुका है। मास्टर पास के ही गांव में रहता है। एक दिन वो खबर लेकर आता है कि कोई भी रसूख वाला उसे नहीं बचा सकता है। सरकारी आदेश तो उन्हें मानना ही होगा। उनकी जान को भी खतरा है। बात बिगड़ने से पहले उन्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। असल में मास्टर बेगम जान की एक कोटेशन गुलाब को पसंद करता है और उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। वो कोठे के बाहर उससे छुपकर मिला भी करता है। वो उससे शादी करने की बात तो करता है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। इधर दोनों अधिकारी मिस्टर सेन और मिस्टर इलियास इस समस्या में हैं कि कैसे बेगम जान नाम की बला से निपटा जाए। कोई भी सरकारी अफसर वहां जाने से डरता है। ऊपर से उन्होंने सुन रखा है कि नवाब के सिपाही भी उसके कोठे की रखवाली के लिए निकल चुके हैं। लेकिन मिस्टर सेन के पास इस समस्या से निपटने का एक रास्ता है। वो लोकल गुंडे को कोठा खाली कराने का काम सौंपता है। इस गुंडे का नाम कबीर है, जो सेक्युलर होने का दावा करता है। वो हिंदू न मुसलमान, किसी को भी मारने में कोई भेद नहीं करता है। मिस्टर सेन ने उसे कोठा खाली कराने के लिए कुछ भी करने की आज़ादी दे रखी है। वो हर दांव अपनाने के लिए आज़ाद है, यहाँ तक कि किसी की जान भी ले सकता है। एक दिन बेगम जान के कोठे में कोई मटन उपहार में छोड़कर जाता है। खाना बड़ा ही टेस्टी है। जब वे बैठकर खाना खा रहे थे, एक चिट्ठी बेगम जान को मिलती है जिसमें लिखा है कि खाना बड़ा ही टेस्टी है, ऐसा क्यों ना हो। उनके प्यारे कुत्ते सेखू को मारकर जो बनाया गया है, उन्होंने दूसरे कुत्ते भालू को भी मारकर कोठे के बाहर पेड़ में टांग दिया है। ये तो उनके टॉर्चर की शुरुआत है। भारत पाकिस्तान के दोनों अफसर में ये विवाद है कि वे कोठा खाली कराने के लिए अमानवीय तरीका अपना रहे हैं। लेकिन अगर कुछ को मारकर ज्यादा लोगों को बचाया जा सके तो इसमें आखिर बुरा ही क्या है। उस शाम नवाब भी वापस लौट आता है, लेकिन वो बड़ा ही उदास और निराश लग रहा है, क्योंकि दिल्ली में उसके जैसे नवाबों की अर्जी बिखरी पड़ी है। बड़े बड़े नवाबों तक की नहीं सुनी जा रही है। उसकी खुद की रियासत पर सरकारी कब्जा हो रहा है। वो बेगम जान की मदद नहीं कर सकता है और ना ही अपने सिपाही उसकी सुरक्षा में लगा सकता है। लेकिन एक काम कर सकता है कि उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए बंदूक और असला मुहैया करा सकता है। बेगम जान का दरबान और वफादार सलीम मिर्जा सारी लड़कियों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देता है। अगली शाम जब कुछ लड़कियां बाजार से सामान खरीदने जाती हैं, उन पर कबीर और उसके आदमी हमला करते हैं, पर किसी तरह लड़कियां तो बच जाती हैं। लेकिन बेगम जान का एक सेवादार और लड़कियों का दलाल कबीर और उसके आदमियों का ध्यान बटाने के चक्कर में खुद पकड़ा जाता है। कबीर और उसके आदमी इतने झुंझलाए हुए हैं कि उसके कई टुकड़े कर देते हैं। चूहे बिल्ली का खेल अब हदें पार कर चुका है। बेगम जान चाहती है कि वो अब अपनी सारी समस्या विदेशी पत्रकार को लिखेगी, लेकिन ये भी काफी मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए वो तय करती है कि सारी लड़कियों को सुरक्षित यहाँ से कहीं और भेज देगी और अकेले रहकर इस जगह को डिफेंड करेगी। आखिर ये उसका घर, उसका देश है। वो इसे किसी को उससे जीते जी छीनते नहीं देख सकती है। लेकिन उन लड़कियों के पास भी जाने के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ रुकने के अलावे जाने के लिए उनके पास कोई घर नहीं है, कहने के लिए कोई अपना नहीं है। लेकिन बच्चियों को यहाँ से निकालना होगा, कभी भी उन पर हमला हो सकता है। उस रात हथियारों के साथ कबीर और उसके आदमी कोठे की तरफ बढ़ते हैं। उनके ऊपर लोकल दरोगा का भी हाथ है। उन्हें लड़ने के लिए सरकारी बंदूकें दी गई है। उस रात जब माहौल तनाव से भरा रहता है, गुलाब मास्टर जी के साथ भाग जाती है। बेचारी गुलाब को लगा था कि मास्टर उससे प्यार करता है, उससे शादी करके उसे नई जिंदगी देगा, पर वो तो दगाबाज निकला। उसने उसे एक अमीर आदमी को बेच दिया। उस रात बच्चियों के कोठे से निकलते ही
कबीर और उसके आदमी कोठे में गोलीबारी करने लगते हैं। उन्हें लगा था कि वे आसानी से कोठे पर कब्जा कर लेंगे, पर उन्हें कोठे से जवाबी फायरिंग झेलनी पड़ती है। सारी लड़कियां मिलकर उनका मुकाबला कर रही हैं। देखते देखते मुठभेड़ ब्रूटल हो जाती है। कबीर के कई आदमी मारे जाते हैं। कोठे के अंदर लड़कियों को भी गोलियां लगती हैं। दोनों तरफ के मरने वालों में अंतर बस इतना है, कबीर और उसके आदमी पैसे के लिए मर रहे हैं, जबकि कोठे में लड़कियां अपने घर को डिफेंड करते हुए जान दांव पर लगा रही हैं। जब गोलियां खत्म होने लगती हैं, लड़ाई बंदूक में लगी संगीन से और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बदल जाती है। कबीर के आदमियों के पास जलती हुई मसाले हैं। उन्होंने पूरा कोठा आग के हवाले कर दिया। सब जलने लगा है। उन्हें लगा था कि लड़कियों को आसानी से मारकर कोठे पर कब्जा कर लिया जाएगा, लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। कबीर के लगभग सारे आदमियों को उन्होंने मार दिया और जो बचे थे वहां से भाग निकले। बेगम जान समेत 4 लड़कियां ही बची हैं। दूर से कबीर समेत पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अफसर पूरा तमाशा देख सकते हैं। उन्हें जब लग ही रहा था कि अब सारी समस्या खत्म हो गई है, कोठा उनके कब्जे में होगा, तभी वैश्याएं ऐसा कुछ करती हैं कि तमाशा देखने वालों की रूह कांप जाती है। बची हुई सारी लड़कियां बेगम जान समेत जलते कोठे के भीतर चली जाती हैं। उन्हें बर्दाश्त नहीं है कि कोई उन्हें उनके घर और देश से निकाले। वे अपने घर और अपने देश के साथ जलकर मरना ही पसंद करती हैं। ये घटना उस कुर्बानी की याद दिलाती है जिसका वर्णन मलिक मोहम्मद जैसी ने सैकड़ों साल पहले अपनी कविता पद्मावत में की थी। तब मेवाड़ की रानी पद्मावती और 1200 महिलाओं ने अपने आत्मसम्मान के खातिर खुद को सामूहिक आग के हवाले कर दिया था। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।